हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमपी वर्ग 3 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा 60 प्रश्नों के लिए। इसमें 60 प्रश्नों में हमारे 30 प्रश्न रहेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के और 30 प्रश्न रहेंगे हमारे पर्यावरण के। तो 2 सब्जेक्टों का मिलकर ये प्रैक्टिस सेट रहेगा 60 क्वेश्चनों का। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे हम बाल विकास के। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से। देखिए, वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ है एमपी वर्ग 3 के लिए ये स्पेशल, लेकिन आप सी टेट, यूपी टेट, रीट या अन्य कोई भी टेट के लिए इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाल विकास और पर्यावरण का सिलेबस सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूरे सिलेबस पे आधारित हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा सेशन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। आपको इसमें से एक ग्रंथि बताना है जो बालकों के हड्डियों के विकास में सहायक होती है। आपके ऑप्शन रहेंगे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है परिवर्तन, वृद्धि, स्वास्थ्य, अभिवृद्धि। बताएं जल्दी से, विकास का अर्थ क्या है? आप लोग अपने नोटबुक में टिक करते जाइए आंसर और कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी अन्य चैनल वालों की तरह कि हमारे चैनल को ये करिए वो करिए या वीडियो को ये करिए। बस मैं इतना कहूँगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, कि इसीलिए इससे हमें पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो या हमारा सेशन कैसा लगता है। तो हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें इसीलिए। तो चलिए बताएं, विकास का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन, वृद्धि, स्वास्थ्य, अभिवृद्धि। क्या होता है विकास का अर्थ? तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए विकास, और इसमें देखिए अभिवृद्धि दी है। तो अभिवृद्धि एक अलग चीज़ होती है और विकास एक अलग चीज़ होती है। विकास व्यक्ति का हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है। ठीक है, विकास कई प्रकार का हो सकता है। और अभिवृद्धि होती है जो केवल शारीरिक गुणों की बात की जाती है, जहाँ लंबाई, चौड़ाई या बच्चे का मोटाई जो हम नाप तोल सकते हैं वो अभिवृद्धि में जाता है। तो अभिवृद्धि एक अलग चीज़ होगी। अभिवृद्धि का जब हम नाप तोल की बात करते हैं, लंबाई, बच्चे की हाइट वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब अभिवृद्धि के अकॉर्डिंग आ जाता है। विकास में शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक, मतलब अभिवृद्धि भी विकास में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास में ही समाहित हो जाती है। जो अभिवृद्धि, लंबाई, चौड़ाई वगैरह जो सारी चीज़ें, शारीरिक विकास भी विकास के अंतर्गत ही आता है, और बाकी मानसिक वगैरह और संवेगात्मक, सामाजिक, ये सब भी विकास के। तो विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? विकास का अर्थ हमारा यहाँ बनेगा ए ऑप्शन, परिवर्तन होगा। विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, यानी परिवर्तन आते जाते हैं तो वो विकास होता जाता है और वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा विकास। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है? बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से, बड़े लोगों के मिलने की खुशी से, या किसी वस्तु को देखने से, या बगीचे में घूमने से। बताएं कि बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है, बालक किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से। जो बालक होते हैं उनके संवेग हमें इस तरह से पता चलते हैं कि जब उन्हें क्रोध आता है तो वो अपनी वस्तुओं को, जो भी उनके हाथ में होता है या उनके आसपास होता है, तो उनको वो फेंकते हैं, उन अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं क्रोध के माध्यम से। ठीक है, क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से। तो ये ऑप्शन है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये संवेग अपने दिखा रहा है, क्रोध संवेग को जाहिर कर रहा है व्यक्ति, या बच्चा, बच्चे की बात की जा रही है तो क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे मानसिक रोगों का निराकरण करना, उलझने सुलझाना, बाल जीवन में समायोजन लाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बताएं जल्दी से, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
बाल जीवन में समायोजन लाना। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब बालक के बारे में बात की जा रही है, तो बालक के जो जीवन में समायोजन लाना है, यानी समायोजन यानी जो उसके संवेग हैं उनको स्थिर और नियंत्रण करना ही समायोजन कहलाता है। ठीक है, जो संवेग हैं यानी क्रोध या गुस्सा, भय, प्रेम जो भी है मतलब उनको एक नियंत्रण में रखना, एक कहते हैं ना लिमिट होती है हर चीज़ की, तो उसमें रखना ही समायोजन कहलाता है। मतलब कब कैसे हाव रखना है, कब गुस्सा करना है, कब हमें हंसना है, कब रोना है, मतलब ये संवेग होते हैं, इनको जो नियंत्रण में रख पाता है वही व्यक्ति समायोजित कहलाता है। तो अपने बाल जीवन में समायोजन लाना ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। एक सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आजकल अधिकांश माता पिता व शिक्षकों की बाल व्यवहार संबंधी किस समस्या के प्रति सर्वाधिक शिकायत रहती है? आजकल जो अधिकांश माता पिता हैं व शिक्षक हैं उनकी बाल व्यवहार, कौन सा बाल व्यवहार है जिससे संबंधी समस्या सर्वाधिक रहती है? ठीक है, शिकायत रहती है शिक्षकों को भी और माता पिता को। तो आपके ऑप्शन रहेंगे हकलाना, कक्षा से भाग जाना, गृह कार्य न करना या आज्ञा का पालन न करना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बैठेगा, आजकल के जो बच्चों की ज़्यादातर समस्याएं हो रही हैं, माता पिता को भी आती है ये समस्या, शिक्षकों को भी आती है, तो ये समस्या आती है सबसे ज़्यादा आज्ञा का पालन ना करना। जो आजकल के बच्चे हो रहे हैं वो आज्ञा का पालन बहुत कम कर रहे हैं, तो ये समस्या सभी के सामने ज़्यादातर रूप से सामने आ रही है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं लिया गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाट के बनाए गए हैं और स्पेशली ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए एक बार और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे वंश परंपरा, वातावरण, संस्कृति, जाति एवं देश। बताइए जल्दी से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता आप लोग समझते होंगे कि कोई व्यक्ति कैसा है, रंग, रूप, आकार, चाल डाल सभी में, और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे की बात क्या करें हम, अगर कोई दो जुड़वा ही व्यक्ति हैं, आप दो जुड़वा बच्चों को ले लीजिए तो एक बच्चा अलग होगा, उसकी सोच विचार करने की, उसकी बुद्धि, उसका रंग रूप आकार। हालांकि रंग रूप एक जैसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी सीखने की क्षमता, सारी चीज़ें, उसकी अभिरुचि सब एक जैसे हों। तो ये सब क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, यानी दो व्यक्तियों का अलग अलग होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। तो ये किस कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वंश परंपरा। ये वंश परंपरा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्न में से कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है। आपके ऑप्शन है बुद्धि, आदत, रुचि, दृष्टिकोण। कौन सी जो क्षमता का गुण है वह वंशानुक्रम जनित है, जो वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बुद्धि। देखिए, बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धि एक जन्मजात प्रेरक जन्मजात नहीं होती। बुद्धि क्या है, हम बुद्धि को हम क्या अर्जित नहीं कर सकते। बुद्धि जो होती है वो हमारी जन्मजात होती है, यानी जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी जो हमारे वंशानुक्रम यानी हमें अपने फादर से या दादाजी से, ये सब हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, वो होती है बुद्धि। बुद्धि को हम अर्जित नहीं कर सकते, यानी सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ विशिष्ट प्रकार के हम अभ्यास के द्वारा उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं कि हम उस मतलब सीखने के माध्यम से थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम जनित हो जाएगी बुद्धि, हमारे ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन रहेंगे व्यवहारिक ज्ञान देना, आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण देना, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देना या उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। व्यवहारिक ज्ञान देना भी और आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण देना भी, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देना भी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें सारे ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेख का अभ्यास शिक्षण के किस स्तर पर कराया जाना चाहिए? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुलेख का जो अभ्यास होता है वो शिक्षण के किस स्तर पर करवाया जाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन रहेंगे नर्सरी, प्रारंभिक, मध्यम या उच्च स्तर।
बताएं जल्दी से कि सुलेख का अभ्यास शिक्षण के किस स्तर पर कराया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है, जब बच्चे प्रारंभिक स्तर में होते हैं तो उन्हें सुलेख लिखवाया जाना चाहिए, जिससे उनका अभ्यास अच्छा हो और वो अच्छे से लिखना, भाषा का प्रयोग करना सीखें। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर हमें क्या सुलेख का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समस्या समाधान प्रविधि है। समस्या समाधान प्रविधि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है खोजोन्मुख अधिगम, शिक्षार्थी अधिगम, बाल केंद्रित अधिगम या परीक्षा विहीन अधिगम। बताएं जल्दी से समस्या समाधान प्रविधि क्या है। तो हमारी समस्या समाधान विधि हो जाएगी, प्रविधि कहें या विधि कहें एक ही बात है। समस्या समाधान विधि हो जाएगी हमारी खोज उन्मुख विधि, यानी खोजोन्मुख विधि या खोजोन्मुख अधिगम। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें 60 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो चलिए अभी हम 11 पे पहुँचे हैं, जल्दी जल्दी से हम कवर करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को एक एक वर्ड समझाते हुए चल रही हूँ, ऐसे नहीं है कि बहुत स्पीड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई बालक किसी दूसरे बालक की पुस्तक का एक पृष्ठ फाड़ देता है तो अनुशासन स्थापना हेतु क्या दंड दिया जाना चाहिए उसको। अगर कोई बच्चा एक दूसरे बच्चे की किताब फाड़ देता है तो आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए क्लास में। तो आपके ऑप्शन रहेंगे दूसरे बालक को नई पुस्तक दिलवाना, दूसरे बालक से थप्पड़ लगवाना, या पुस्तक फाड़ने वाले बालक को दूसरे बालक से क्षमा याचना करवाना, या कक्षा से निलंबित कर देना। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या करवाना चाहिए अनुशासन बनाए रखने के लिए, पुस्तक फाड़ने वाले बालक को दूसरे बालक से क्षमा याचना करवाई जानी चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे ने अगर गलती की है तो अगर दूसरे बच्चे से उससे क्षमा मंगवाएंगे या माफ़ी मंगवाएंगे तो दूसरा बच्चा भी उससे देख के यही सीखेगा, तो वो भी अनुशासन बनाए रखने के लिए ये बहुत बेटर तरीका हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। चलेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर ही अधिगम है, यह कथन किसका है। अनुभव द्वारा प्रशिक्षण अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर ही अधिगम है, यह कथन किसका है। देखिए ये कोटेशन दी हुई है, आप लोगों को बताना है किस राइटर की है या किस मनोविज्ञान की है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में इस तरह के 2-1 प्रश्न जरूर आएंगे परिभाषा से रिलेटेड। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगी जिसमें सारी परिभाषाएं ले लूँगी सारे मनोवैज्ञानिकों की कि किसने क्या कहा है, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये परिभाषा किसकी है, आपके ऑप्शन में रख रही हूँ स्किनर की, क्रॉनबेक का, गेट्से का, वुडवर्थ का। तो देखिए आपको परिभाषा में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, थोड़ा सा ही बस ध्यान रखना है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर करना ही अधिगम है। तो यह परिभाषा किसकी है, परिभाषा हो जाएगी हमारी गेट्स व अन्य की। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रेरणा व शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, यह परिभाषा किसकी है। देखिए एक और परिभाषा आई हुई है, यह प्रेरणा से संबंधित है। तो इसमें मैं आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ, थॉमसन की है, मैकडूगल की, क्रो तथा क्रो की, या वुडवर्थ की। बताएं जल्दी से, मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार परिभाषा। प्रेरणा व शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, वो यह दी है हमें विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, किसने दी है, विलियम मैकडूगल ने। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल राइट होगा, कोई डाउट नहीं है हमें। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैस्लो ने प्रेरकों को कितने भागों में विभाजित किया है, या मैस्लो ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। बताएं जल्दी से, मैस्लो ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा 2। मैस्लो ने जो प्रकार बताए हैं प्रेरकों के वो हो जाएंगे 2। ठीक है, 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है गुडविन ने, गुड ने, स्पीयरमैन ने, फ्राइड ने। तो देखिए मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्राइड ने। तो इसमें डी ऑप्शन में दिया है फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड ने किया था मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है। जो विकलांग बालक होते हैं उनमें किस प्रकार की भावना घर कर जाती है। घर कर जाने से मतलब है कि उन्हें अंदर से मतलब फील होता है किस चीज़ के बारे में, किस प्रकार की भावना उनके अंदर ज़्यादा आती है। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे स्वाभिमान, आत्मदैन्य, काल्पनिक अस्वस्थता या सुस्ती।
बताएं जल्दी से। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्मदैन्य। उनमें आत्मदैन्य की भावना ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वो विकलांग होते हैं तो वही सोचते हैं, तो उनमें आत्मदैन्य की भावना ज़्यादा आ जाती है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्व है। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्व कहाँ है या किस में है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे सेना में, शिक्षा में, घर में या समूह में। बताएं जल्दी से। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्व किस में है? तो हमारे ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सॉरी, ये कट हो गया है, शिक्षा में। ठीक है, सर्वाधिक महत्व किस में हो जाएगा? शिक्षा में। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्व शिक्षा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नांकित में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा है। एक सेकेंड। निम्नांकित में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, निम्नांकित में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक परीक्षा, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। बताएं जल्दी से निम्नांकित में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा कौन सी है? तो देखिए, व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षा है वो होगा स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ये व्यक्तिगत रखा गया था। इसमें व्यक्ति के बुद्धि के बारे में पता लगाने के लिए एक व्यक्तिगत टेस्ट रखा गया था। पर पर्सन के लिए एक अलग टेस्ट होता था, जिससे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का पता लगाया जाता था। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं वो सामूहिक टेस्ट हैं। इसमें समूह में व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाया जाता था, और स्टैनफोर्ड वाले में अकेले एक एक व्यक्ति के यानी व्यक्तिगत पर पर्सन के लिए अलग से एक टेस्ट था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियोग्यता से हमारा आशय व्यक्ति की उस तत्परता अथवा ज्ञान से है जो किसी पैसे या कार्य में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका प्रस्फुटन प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा संभव होता है। यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन रख रही हूँ। फ्रीमैन ने, विगमन ने, वॉरेन ने या एंडू ने। तो आप लोग एक बार परिभाषा को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बड़ी कोटेशन है। तो आप लोगों को हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ उससे समझ में ना आया हो। आप लोग एक बार पढ़ें उसको। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रही हूँ। आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी। बताएं तो जल्दी से ये किसकी परिभाषा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बेगमन ने दी है ये परिभाषा है। बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो कोटेशन से संबंधित ही लेके आऊँगी, जिसमें सारी परिभाषाएं होंगी और आप लोगों को अच्छे से याद भी करवा दूँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अक्सर लोगों को परिभाषाएं थोड़ी कठिन लगती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा व्यक्तित्व को व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व को व्यक्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यक्तित्व को व्यक्त किससे किया जा सकता है? तो देखिए, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को व्यक्त किया जा सकता है। वो ए ऑप्शन हमारा होगा कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यानी इनका गुणज होता है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है वाली चीज़ यही है, ध्यान रखने वाली कि इसमें वंशानुक्रम और गुणा, ना कि प्लस मत कर देना। कई बच्चे प्लस कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि गुणा होता है वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध को दूर करने हेतु यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बाल अपराध को दूर करने हेतु कौन सा उपाय कारगर सिद्ध होगा? तो आपके ऑप्शन है परिवार का समुचित वातावरण, स्वस्थ मनोरंजन की साधनों की व्यवस्था, शिक्षा की समुचित व्यवस्था और उपर्युक्त सभी। तो देखिए, बाल अपराध को दूर करने या बचने के लिए सबसे जो उपर्युक्त या कारगर जो तरीका होगा वो ये तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, आवासा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में से किस पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास के उद्देश्य पर, व्यावसायिक उद्देश्य पर, संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य पर, चरित्र विकास के उद्देश्य पर। तो बताएं जल्दी से, भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? बताइए जल्दी से। 22 का क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा डी, यानी चरित्र विकास के उद्देश्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक भोज का आयोजन
किस में सहायक होता है? सामूहिक भोज का आयोजन जो होता है वो किस में सहायक होता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे सांस्कृतिक विकास में, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में या सामाजिक कार्यक्रम में। तो बताएं जल्दी से, सामूहिक भोज का आयोजन किस में सहायक होता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सामूहिक भोज का आयोजन सहायक होता है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अच्छी स्मृति का सबसे प्रमुख लक्षण है। अच्छी स्मृति का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो आपके ऑप्शन है स्पष्ट पहचान, शीघ्र पहचान, अच्छी धारण शक्ति या शीघ्र पुनः स्मरण। बताएं जल्दी से, अच्छी स्मृति का क्या हो जाएगा प्रमुख लक्षण? तो अच्छी स्मृति का प्रमुख लक्षण हो जाएगा अच्छी धारण शक्ति, यानी जल्दी से याद होना उसको और वो ज़्यादा समय तक याद रहना। अच्छी धारण शक्ति, वो उसको अच्छे से धारण कर लेते हैं जिसको भूलने के चांसेस कम रहते हैं। अच्छी स्मृति का ये हो जाएगा सबसे प्रमुख लक्षण, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति का अर्थ है कि किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पूर्व में सीखे हुए किसी कार्य को पुनः संपन्न करने की असफलता। यह परिभाषा किसने दी है? यह विस्मृति का अर्थ बताया गया है 2 लाइन में, तो यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन रहेंगे मनु ने, इंग्लिश के शब्दों में ड्राइवर ने, तथा आ तथा बा दोनों ने। तो बताएं जल्दी से, ये किसकी परिभाषा है? 25 का बताना है आपको, किसकी परिभाषा हो जाएगी? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइवर ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ड्राइवर की परिभाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके ऑप्शन है बिने, टॉरमैन, स्पीयरमैन या क्रो एंड क्रो। तो देखिए, बुद्धि के त्रिखंड या त्रितत्व क्या है? हम एक ही बात है, त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे हमारे स्पीयरमैन, यानी सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुचि परीक्षण व्यक्ति की पसंदों एवं नापसंदों का मापन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है। यह कथन किसका है? स्किनर का, गैरेट का, सिम्पसन का या गुड का? बताएं जल्दी से। रुचि परीक्षण व्यक्ति की पसंदों एवं नापसंदों का मापन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है। यह कथन किसका है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बैठेगा गुड का। यह कथन किसका है? गुड का, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है उससे बदला लेंगे, उससे बच के रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे या उससे माफ़ी मंगवाएंगे। बताएं जल्दी से, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, उसे हम क्षमा कर देंगे। आप एक टीचर हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि उससे माफ़ी मंगवाएंगे, आप क्या करेंगे? अगर वो स्वयं माफ़ी मांगता है तो अच्छी बात है, नहीं मांगता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। आप ऐसा करेंगे तो बच्चे में भी ऐसे आचरण की अभिव्यक्ति होगी, वो भी ऐसे सीखेगा। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, आपके ऑप्शन है उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने न दे, या कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। बताएं, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास के हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है। जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्र है तो उसके लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो बताएं जल्दी से, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट हमारा हो जाएगा कक्षा में शौचालय तथा प्रवेश की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि वह शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो उसमें प्रवेश करने के लिए और शौचालय के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बाल विकास के। अब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ के, अब हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पर्यावरण के। तो चलिए, पर्यावरण का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। पर्यावरण का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, थोड़ा सा, यस, फर्स्ट है हमारा, हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है। इसमें पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है। देखिए, हरित गृह से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो देखिए, तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है,
मैं ऑप्शन रख रही हूँ पहले आप लोगों के सामने। तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो बताएं जल्दी से, इसका प्रभाव नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा इसका दुष्प्रभाव नहीं है, यानी उसके दुष्प्रभाव होते हैं हरितगृह प्रभाव के काफ़ी, तो उसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। वर्षा में वृद्धि होती है, बिल्कुल हो रही है। जो अम्लीय वर्षा वगैरह आई है उसमें वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जल स्तर में वृद्धि बिल्कुल हो रही है। समुद्रों का जो जल स्तर बढ़ रहा है वो ग्लेशियरों के पिघलने से बढ़ रहा है। तो देखिए, तीनों ही इसके दुष्प्रभाव हैं। तो देखिए, डी ऑप्शन जो दिया है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, जिससे खाद्यान्न का जो उत्पादन हो रहा है उसमें क्या कोई वृद्धि हो रही है? हरितगृह प्रभाव से कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये उसका दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऊर्जा संकट का समाधान है, सॉरी ऊर्जा संकट का समाधान है। जो ऊर्जा संकट है, जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा संकट चल रहा है, तो उसका क्या समाधान है? आपके ऑप्शन रहेंगे कोयले की खोज, या पेट्रोलियम की खोज, या वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत, या बिजली की कटौती। बताएं जल्दी से कि ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बैठेगा, वो होगा सी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ऊर्जा संकट का जो खतरा है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है। बायोगैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है मेथेन, ईथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो सभी को पता होगा, बायोगैस या गोबर गैस कहें तो ये मेथेन गैस होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? प्रमुख रूप से मेथेन। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण का मूल कारण है। कुपोषण का मूल कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन, असंतुलित भोजन, अनुपयुक्त भोजन या अनियमित भोजन। बताएं जल्दी से, 125 का कुपोषण का मूल कारण क्या है? तो कुपोषण का मूल कारण क्या हो जाएगा? देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन तो सभी ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व हुए, खनिज पदार्थ हुए, जो भी उसमें खाने में जो हमें चाहिए होते हैं, एनर्जी वगैरह, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती है व्यक्ति को, शरीर को, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो व्यक्ति का कुपोषण का शिकार हो जाता है, या बालक का है। तो कुपोषण का मूल कारण क्या हो जाएगा? असंतुलित भोजन। जो भोजन संतुलित नहीं होगा तो उसे असंतुलित भोजन कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुपोषण का मूल कारण असंतुलित भोजन, यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राकृतिक रूप से मिलता है? सर्दियों में धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राकृतिक रूप से मिलता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताएं जल्दी से। तो देखिए, धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मात्र एक ऐसा विटामिन है जो डायरेक्ट हमें शरीर में त्वचा से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी विटामिन डी हमें जो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भाप से, एक सेकेंड, यस, भाप से भोजन पकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भाप से भोजन पकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे प्रेशर कुकर, टोस्टर, ओवन या भगोनी। तो सभी को पता होगा कि भाप से भोजन किस में पकता है? प्रेशर कुकर में। आजकल इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, घरों में खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से एक भोज्य पदार्थ को निर्जलीकरण करने से काफ़ी समय तक संरक्षित कर रखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है सब्जियां, दुग्ध, चूर्ण, अंडे, मांस। देखिए, क्वेश्चन को समझने का थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन कह रहा है, हमें उसको समझना अच्छे से। तो क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से एक भोज्य पदार्थ को निर्जलीकरण से काफ़ी समय तक संरक्षित कर रखा जा सकता है, यानी कौन सा भोज्य पदार्थ है उसको निर्जलीकरण करने से काफ़ी समय तक, उसको लंबे समय तक सही रखा जा सकता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दुग्ध चूर्ण, यानी जो डेयरी उद्योग वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है? दूध का निर्जलीकरण किया जाता है, उसके पानी को सुखाकर उससे क्या किया जाता है? पाउडर बनाया जाता है दूध का, जो लंबे समय तक चल सकते हैं, जिनकी पैकिंग वगैरह होती है और काफ़ी समय तक जो बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? दुग्ध चूर्ण। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक औषधीय उत्पाद है। निम्नलिखित में से एक औषधीय उत्पाद क्या है? तो आपके ऑप्शन है लाख, चमड़ा, शहद या तेंदुपत्ता। बताएं जल्दी से। 129 का निम्नलिखित में से एक औषधीय उत्पाद क्या होगा? किससे एक औषधि बनाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा शहद। ठीक है, शहद एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? ठीक है, देखिए ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं कि हमें हमारे आसपास के जो परिवेश में जो जीव जंतु हैं उनके आवास के बारे में, उनके रहने खाने पीने के बारे में, उनके बारे में हमें पता करना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन उसी से लिया गया है, एनसीईआरटी से, कि हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है 10 से 12, 15 से 20, 18 से 22 या 15 से 8। तो हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो उसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 10 से 12, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि हाथी का जो झुंड है उसे हाथी का झुंड कहा जाता है, लेकिन उसमें कोई हाथी नहीं होता है, उसमें सारी हथनियाँ होती हैं और हाथियों के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी एक भी हाथी नहीं होता है, हथनियाँ होती हैं सारी और हाथी के बच्चे पाए जाते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, या एक साथ चलते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? जो गाँवों में कुएँ होते हैं उनको, उनका जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए कुओं के पानी में क्या मिलाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, फिटकरी या सोडियम। तो देखिए इसमें बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा ए नंबर का, इसमें लाल दवा मिलाई जाती है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का क्या संबंध है या किससे संबंध है? तो आपके ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा से, मांसपेशीय गामा गतिविधियों से, या स्वास्थ्य शिक्षा से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, मांसपेशीय गामा गतिविधियों से शारीरिक शिक्षा का संबंध लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पीठ के बल लेटकर कौन सा आसन या योगाभ्यास किया जाता है? पीठ के बल लेटकर कौन सा आसन योगाभ्यास किया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे भुजंगासन, शवासन, हलासन या पद्मासन। बताएं जल्दी से, पीठ के बल लेटकर कौन सा योगाभ्यास किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शवासन। ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है लेट के किया जा रहा है पीठ के बल, तो सबकी तरह एक शवासन हो जाएगा जो पीठ के बल लेटकर किया जाता है, जिसका नाम हो जाएगा शवासन। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्रतिशत तरल पदार्थ रहता है? जो रक्त होता है उसमें कितने परसेंट तरल पदार्थ रहता है? तो आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या 90%। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे अगर 55% दिया होता तो ज़्यादा राइट होता, लेकिन इसमें 55 नहीं है, 60 दिया है, तो हम 60 मानेंगे कि तरल पदार्थ जो होता है वो 60% होता है, या हम कहें प्लाज्मा। ठीक है, तो 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर कंकाल का निर्माण कितनी हड्डियों से हुआ है? जो शरीर का कंकाल बना हुआ है उसका निर्माण कितनी हड्डियों से हुआ है? तो आपके ऑप्शन है 100, 150, 206 या 255। तो देखिए शरीर कंकाल का निर्माण हुआ है वह 206 हड्डियों से हुआ है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, सभी को पता होगा कि 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त किस क्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? रक्त किस क्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे शारीरिक, मानसिक, श्वासोच्छ्वास या पाचन क्रिया। तो देखिए रक्त किस क्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तो रक्त होता है श्वास के द्वारा, यानी सांस लेने की गति के द्वारा, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो रक्त तक पहुंचती है, जिससे रक्त क्या है, साफ होता है। तो सी ऑप्शन हमारा शुद्ध हो जाता है रक्त, और हृदय में रक्त शुद्ध होता है जहां ऑक्सीजन जाके इस रक्त को शुद्ध करती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, रक्त को शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैनिक आहार में प्रतिदिन कम से कम कितना आयोडीन आवश्यक है? जो दैनिक आहार होता है हमारा उसमें हमें प्रतिदिन कितनी आयोडीन लेना आवश्यक होता है आहार में? तो आपके ऑप्शन है 50 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 70 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम। तो बताएं जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 50 मिलीग्राम आयोडीन आहार में लेना बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंक्रमण क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। विसंक्रमण की जो क्रिया है उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है क्या नष्ट हो जाते हैं? पोषक तत्व, अणुजीव, भोज्य वस्तु या आवश्यक सामग्री। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर होगा अणुजीव, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अणुजीव क्या है? विसंक्रमण की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून की सफाई न करने के कारण सर्वाधिक हानि होती है। नाखून की सफाई न करने के कारण सर्वाधिक हानि
होती है? आपके ऑप्शन है गंदगी पेट में चली जाती है, नाखूनों की गंदगी व कीटाणु भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं, या नाखून चुभ जाते हैं, नाखून जंगली पन के सूचक होते हैं। बताएं जल्दी से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा और आई होप सभी ने लगा भी लिया होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए प्राइमरी लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं आप लोग, तो उसमें इसी तरह के प्रश्न बनेंगे कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है, 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में किस तरह से नॉलेज आप लोगों को देनी होगी। तो इसमें हमारा देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य का संबंध है। सामुदायिक स्वास्थ्य का संबंध है, आपके ऑप्शन है व्यक्ति के स्वास्थ्य से, समाज के स्वास्थ्य से, या व्यक्तिगत व समुदाय के स्वास्थ्य से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। बताएं जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या संबंध है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिगत व समुदाय के स्वास्थ्य से किसका सामुदायिक स्वास्थ्य का संबंध हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शारीरिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। शारीरिक शिक्षा का महत्व किस दृष्टि से है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और नेक्स्ट है आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो बताएं जल्दी से शारीरिक विकास का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा शारीरिक व मानसिक विकास, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीमारी जो वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे कुष्ठ, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। तो देखिए कुष्ठ है ना, ये जीवाणु जनित है, तपेदिक भी जीवाणु जनित होगी, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है सी, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस जनित रोग है। तो इन्फ्लुएंजा यानी सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती जो स्त्री है उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है खाने में। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 2200 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2300 कैलोरी, या 2500 कैलोरी। तो देखिए गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता हो जाएगी, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। आपके ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या संतुलन, अंधविश्वास का उन्मूलन, या मानव कल्याण। तो बताएं जल्दी से पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानव कल्याण ही क्या है पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 145 है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है भुजंगासन, वृश्चिकासन, ऊर्ध्व पद्मासन, या उपरोक्त सभी। तो पेट के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है, जिसका नाम हो जाएगा ए ऑप्शन, भुजंगासन किया जाता है जो पेट के बल लेटकर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। जो अभी हमने पढ़ा था पीठ के बल लेटकर, वो हो जाएगा शवासन। ठीक है, पेट और पीठ का अंतर है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है। आपके ऑप्शन है छात्र के मानसिक विकास का, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, या छात्र की सोच का। तो मूल्यांकन किसका किया जाता है। तो मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि छात्र की जो शैक्षिक स्थिति है वह कैसी है और वह किस प्रगति पे चल रहा है। छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि कोई बालक स्वच्छ नहीं रहता है। देखिए यदि कोई बालक स्वच्छ नहीं रहता है तो आपके ऑप्शन है उसे दंडित किया जाना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित किया जाना चाहिए, विद्यालय से निकाल दिया जाना चाहिए, या उसे चेतावनी दी जानी चाहिए। तो देखिए यदि कोई बालक स्वच्छ नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा। ठीक है, शैक्षिक पर्यटन विधि उपयोगी है। शैक्षिक पर्यटन विधि उपयोगी है कक्षा शिक्षण में, पर्यटन क्षेत्र में, विद्यालय प्रांगण में, या छात्रों के समूह में। तो बताएं जल्दी से शैक्षिक पर्यटन विधि कहाँ उपयोगी हो जाएगी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यटन क्षेत्र में। जब हम बच्चों को कहीं पर्यटन के लिए घुमाने ले जाते हैं तो वहाँ पर हम शैक्षिक पर्यटन विधि का उपयोग करके बच्चों को सिखाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। जब पागल कुत्ता काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है डिप्थीरिया, कार्डोफोर, हाइड्रोफोबिया, या निमोनिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को कहते हैं कि जिसको पानी से डर लगता है या जल की बीमारी हो जाती है, पानी को देख के डरता है व्यक्ति। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है। आपके ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में या संवेगात्मक पक्ष में। तो देखिए किस में हो जाएंगे, दक्षता आधारित मूल्यांकन किस में है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा संवेगात्मक पक्ष में। दक्षता आधारित मूल्यांकन किस में संभव है, संवेगात्मक पक्ष में। तो देखिए डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन पर्यावरण के भी कंप्लीट हो गए। तो हमने 30 क्वेश्चन बाल विकास के पढ़े और 30 क्वेश्चन पढ़े पर्यावरण के। तो इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। जब तक ये एग्जाम होता है तब तक आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।